बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से और सबसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एलएलबी पार्ट 1, एलएलबी पार्ट 2, एलएलबी पार्ट 3, एलएलबी पार्ट 4, एलएलबी पार्ट 5 की लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। इसमें से आप जिस सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं या पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एलएलबी पार्ट 1 की या 2 की, या जिस पार्ट की भी, तो आप हमसे रब्ता कर ले सकते हैं। 0303 753456 1 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप रब्ता करें, या हम आपको ऑनलाइन भी क्लासेस दे सकते हैं और आपको ऑन कैंपस भी। हमारे जो कैंपस है वो रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल, जो रज़ाक विलास मडाइल रोड पे है, जो आप वहाँ पे आकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे नंबर पे 0303 753456 1 पे रब्ता करके हमसे लेक्चर्स की एक्सेस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए, स्टोरी नंबर 2 जो है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर। उशर जो उसका घर गिर जाता है, वो किस वजह से गिरता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द राइटर। इससे पहले हम जो राइटर है, फ्यू जो वर्ड्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रीफ बायोग्राफी। ठीक है ना, उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए राइटर के बारे में। हो सकता है इस पे भी वो क्वेश्चन दे दे आपको। ठीक है ना। आप व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ एडगर एलन पो। एडगर एलन पो। एडगर एलन पो की जिंदगी और काम के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर सवाल आपको ये आ जाता है। ये दो पेजेस पे हैं इसका इंट्रोडक्शन। मैं आपको इंशाल्लाह बड़ा आसान तरीके से करवाऊंगा, इसका मतलब बताता जाऊंगा, बस आपने वो चीज़ याद रखनी है। आपने ये जो पहले लाइन है, एडगर पो वाज बोर्न इन बोस्टन में पैदा हुए इन 1809 में। ठीक है ना, ये पहले आपने याद रखना। और इसके फादर का नाम जो था वो डेविड एंड हिज मदर नेम वाज एलिजाबेथ पो थी। बस इतना आपने याद रखना है पहले। ठीक है ना। आप आगे आगे आ जाए। एडगर जो मदर थी वो ये भी नहीं करना आपने। ठीक है ना। आगे व्हेन पो वाज 6 ही वेंट टू द स्कूल इन इंग्लैंड फॉर 5 years. He learned Latin and French he well as well as math and history. ये आपने ये पैरा लाइन कर लेनी है कि जब वो 6 साल का था तो वो इंग्लैंड में गया, तो वहाँ पे उसने 5 साल के लिए ना वो स्कूल उसने एजुकेशन ली। He learned Latin and French and as well as math and history. ठीक है ना। He later returned to school in America and continued his studies. फिर वो अमेरिका वापस आया और उसने स्टडी कंटिन्यू की। एगर एलन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया 1826 में। ही हैड टू क्विट स्कूल लेस देन less than a year later due to the financial constraints. उनको फिर क्या हुआ कि स्कूल छोड़ना पड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। पहले आपने पैराग्राफ में किया कि वो बॉस्टन में पैदा हुआ 1809 में। उसके वालिद का नाम ये था और उसका डेविड था, और वालदा का नाम एलिजाबेथ पो था। ठीक है ना। और 6 साल का था तो वो क्या था, वो इंग्लैंड में गया। ठीक है ना। वेंट टू द स्कूल इन इंग्लैंड फॉर 5 years, 5 साल के लिए। और वहाँ पे लैटिन सीखी, लतानी ज़बान सीखी, फ्रेंच सीखी और मैथ और हिस्ट्री का एक नॉलेज लिया। बाद में उसने अमेरिका में वापस चला गया और अपनी स्टडी जारी रखी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में 1826 में उसने दाखिला लिया। और ही हैड टू क्विट, उसको छोड़ना पड़ा स्कूल लेस देन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसको स्कूल छोड़ना पड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। आगे जो एडगर एलन था, हैड नो मनी, उसके पास नो मनी थी, नो जॉब, स्किल की नहीं थी उसके पास। ही वेंट टू बोस्टन एंड जॉइंड यूएसए आर्मी, आर्मी को ज्वाइन किया। ये भी आप लिख सकते हैं। बस यहाँ तक आपने यह करना है। आगे प्यारे वाले में आ जाए कि 1830 में एडगर एलन जो था इंटर्ड वेस्ट पॉइंट एज अ कैडेट। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं करना आपने, बस आर्मी ज्वाइन की इधर वो बड़ा वो लाइन काफ़ी है। अच्छा, 1831 में ही वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी वेयर ही हैड सम ऑफ हिज पोएट्री पब्लिश्ड। 1831 में वो न्यूयॉर्क चला गया सिटी में, जहाँ पे उसने अपनी पोएट्री जो है वो पब्लिश करवाई थी। ही सबमिटेड स्टोरीज टू द नंबर ऑफ द मैगजीन्स एंड दे वर ऑल रिजेक्टेड। और उन्होंने अपनी नंबर ऑफ स्टोरीज जो ना मैगजीन वालों को दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। वो हैड नो फ्रेंड्स, तो कोई दोस्त नहीं था, नो जॉब और ही वाज नेचुरल ट्रबल्स, वो उसको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। ये आपने लिखना है।
इसके बाद आप आ जाएँ 1835 में फाइनेंशियली ही फाइनली गॉट अ जॉब एज़ एन एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। उन्होंने जॉब हासिल मिली उसको और वो फिर क्या हुआ सुना बिकॉज़ ऑफ द कंटेस्ट ही वन विद हिज स्टोरी। वो अपनी स्टोरी की वजह से वो जीत गया था, कंटेस्ट मुकाबला हुआ था जिसकी वजह से उसको जॉब मिली। ही मैरिड हिज कज़न, उसने कज़न अपनी वर्जीनिया उसने शादी की। ही वाज़ ही वाज़ 27 एंड शी वाज़ 13। वो 13 साल की थी और ये 27 साल का था, ठीक है ना? 1837 में न्यूयॉर्क में चला गया। ही रोट द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम बट ही कुड नॉट फाइंड एनी फाइनेंशियल अजीज एंड सक्सेस, ठीक है? उसको कोई सक्सेस ना मिल सकी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर भी रहा। ये यहाँ से भी आप आगे आ जाएँ, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने उर्दू में याद कर लेनी है, फिर उसको इंग्लिश में आपने वर्ड्स में लिख देना है आपने, ठीक है ना? आगे ये आखिरी लाइन में आ जाए कि इन जून 1899 में पोल लेफ्ट न्यूयॉर्क एंड वेंट टू Philadelphia, where he visited his friend John Starnin Sartain. Poe left Philadelphia in July and came to Richmond. He died in the hospital 1899। बस इतना आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा चीज़ों का। तो अल्लाह खैर सलाह। अब आ जाए जो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर जो है वो क्या था। ये स्टोरी के बारे में जो राइटर है एडगर एलन क्या लिखता है, एडगर एलन ने क्या लिखा है स्टोरी में, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर जो है ये क्या बात है इससे, ठीक है? आइए ये मैंने जो हाईलाइट किए ना, इनसे मैं आपको सवाल हर सवाल बनाऊंगा और उनके इधर ही जवाब दूंगा आपको, ठीक है ना? तो आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से सुननी है, ठीक है ना? इसमें इसको आपने स्किप नहीं करना और ना ही आपने आगा आगा तौर पे पीछा छोड़ ये वाली बात करनी है, ठीक है ना? अच्छी तरह इसको टाइम दे। ये तकरीबन 1 घंटे का या 40 मिनट का लेक्चर होगा, इसको आपने ज़रूर सुनना अच्छी तरह से, ठीक है? द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर एक मोमाती कहानी है जो कि एक मुम्मा सा है, मतलब कि मोमाती मतलब एक मुम्मा सा है जो कि एक कह लें ऐसे कह लें कि जो पता नहीं उसको क्या ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना? इसको ऐसे कहते हैं। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर एक ममाती कहानी है जो कि एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी मौत और जहनी हालत एक मुइम्मा है। ये अब इधर सवाल पैदा हुआ है होता है कि ये कहानी कैसी है, ये किस कैसे शख्स के गिर्द घूमती है। तो आपने ये बताना है इसके जवाब में कि ये द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द ओशर जो ऐसी कहानी है जो एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी मौत और ज़हनी हालत एक मुइम्मा है। जो ज़हनी क्या हालत ज़हनी बीमारी का मुब्तला है और खौफ के जो फ़ियर में मुब्तला है, ठीक है ना? ये बस इसका जवाब ये है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार रोड्रिक यूशर है। मरकज़ी किरदार कौन है इस कहानी का, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इस कहानी का मरकज़ी किरदार कौन-सा है? हू इज़ द सेंट्रल आप कह लें सेंट्रल पर्सन ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है ना? तो आप कह लें कि सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी कौन-सा है? वो है रोड्रिक उशर। ये आपने ऐसे याद कर लेना। देखिए मैंने आपको साथ-साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं। अच्छा मरकज़ी किरदार कौन है? रोड्रिक यूशर है जो कि दास्तान गो का लड़कपन का दौर था, जो दास्तान गो का लड़कपन का दौर था। अब ये क्या मतलब कि जो दास्तान गो जो स्टोरी लिख रहा है ना, उसका लड़कपन का दौर था। दास्तान गो को अपने दोस्त से मिले हुए एक अरसा गुजर गया है। अब दास्तान रोड्रिक यूशर ना, ये दास्तान गो का एक दोस्त था, ठीक है ना? अब दास्तान गो को अपने दोस्त से मिले हुए एक अरसा गुजर गया है। एक दिन उसको अपने दोस्त रोड्रिक की तरफ से एक खत वसूल होता है, ठीक है ना? अब कौन है जो रोड्रिक है यूशर अपने दोस्त को एक खत लिखता है कि आप मुझसे मिलने आओ, जिसमें उसका दोस्त इसे अपने घर आने की दावत देता है और इससे दरख्वास्त करता है कि वो कुछ दिन इसके साथ गुजारे क्योंकि वो शदीद ज़हनी आर्ज़ में मुब्तला है और अपने दोस्त की मदद से इस शदीद ज़हनी दबाव से बाहर निकलना चाहता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो दास्तान गो जो है स्टोरी टेलर जो है उसको स्टोरी टेलर उसको किसने खत लिखा? रोड्रिक यूशर ने लिखा ना
कि तुम मेरे पास आओ, मैं ज़हनी मुब्तला में शदीद ज़हनी मुब्तला में आर्ज़ी में मुब्तला हूँ, मैं इस शदीद ज़हनी दबाव से बाहर निकलना चाहता हूँ और मेरे साथ कुछ वक़्त दिन गुज़ारो, ठीक है ना? उसको खत लिखा किसको? दास्तान को, स्टोरी टेलर को। दास्तान को, स्टोरी टेलर को क्या लिखा? खत लिखा। किसने लिखा? रोड्रिक यूसुफ ने लिखा। ये बात अब समझ में आ रही है ना जी? अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि दूसरा जो रोड्रिक यूसुफ था, वो किस चीज़ बीमारी में मुब्तला था? वो शदीद ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला था, ठीक है ना? वो मौत, ज़िंदगी और मौत और ज़हनी हालत की कैफ़ियत में मुब्तला था। उसको मौत का जो खौफ़ था वो उसको डराता था। ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये आप मैं उर्दू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि स्टोरी आपको याद हो जाए, उसमें जो मेन चीज़ है वो तो आपको याद हो ना कम से कम। साथ-साथ सवाल-जवाब भी करवा रहा हूँ। आगे आ जाएँ। दूसरा पैरा दास्तान गो और रोड्रिक अगरचे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दास्तान गो को इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम ना था। वो इसकी शख्सियत से भी ज़्यादा वाकिफ़ ना था, लेकिन इसे ये पता था कि रोड्रिक का ख़ानदान फ़न-ए-अदब में खैरात करने में, फलाही कामों में और मौसीकी में अपनी खिदमात की वजह से ख़ासा मशहूर था। ठीक है? रोड्रिक अपने ख़ानदान का आखिरी चश्मे-चराग था। अब ये देखिए, इस पैरे में हमने ये पढ़ा कि दास्तान गो और रोड्रिक अगरचे वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन ना दास्तान गो को उसके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आप लिख सकते हैं जवाब, सवाल में ये बन सकता है यहाँ पे कि क्या जो दास्तान गो है, रोड्रिक के बारे में क्या जानता था? रोड्रिक के बारे में क्या जानता था? आप देखिए ये कह सकते हैं तो दास्तान गो रोड्रिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, अगरचे वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या थे, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात नहीं रखता था। लेकिन उसको इतना पता था कि जो रोड्रिक का जो ख़ानदान है, वो रात के मामले में, फलाही कामों में और मौसीकी की वजह से मौसीकी में अपनी खिदमात की वजह से ख़ासा मशहूर है, ये आप कह सकते हैं। इसका सिंपल जवाब ये बनता है, जो रोड्रिक और दास्तान गो अच्छे दोस्त थे, लेकिन दास्तान गो रोड्रिक को ज़ाती तौर पर और उसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन सिर्फ़ इतना जानता था कि रोड्रिक की जो ख़ानदान है, वो क्या है, रोड्रिक का ख़ानदान का फ़न-ए-अदब में खैरात करने में और फलाही कामों में अपनी खिदमात जो की वजह से ख़ासा मशहूर है। ये आप लिख सकते हैं। इसको आपने उर्दू में पहले याद कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, इसको आपने इंग्लिश में अपने लफ़ाज़ में इसको नरेट करना है, ठीक है ना? आगे तीसरी लाइन में क्या है, रोड्रिक अपने ख़ानदान का आखिरी चश्म-ओ-चराग है, ठीक है? रोड्रिक अपने ख़ानदान का चराग है और उसका ख़त दास्तान गो के दिल को मुतासिर करता है, ठीक है? अब रोड्रिक कौन था? रोड्रिक जो जिसने ख़त लिखा था किसको? दास्तान गो को, वो अपने ख़ानदान का आखिरी चश्म-ओ-चराग था। मतलब ख़ानदान के इसके सारे लोग मर चुके थे, इसके बाबा भी मर चुके थे, इसकी जो बहन है, वो भी मर चुकी थी, ठीक है? जिस पर वो इससे मिलने के लिए रवाना हो जाता है। उसको उसका ख़त बड़ा मुतासिर करता है और वो उससे मिलने के लिए रवाना हो जाता है, उसका दिल करता है दास्तान गो का मैं मिलने जाऊँ। रोड्रिक का घर एक बुलंद व बाला मैंशन मैंशन है जो बहुत पुरअसरार दिखाई देता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि रोड्रिक का घर कैसा दिखाई देता है? आप लिख सकते हैं कि रोड्रिक का घर एक बहुत बुलंद व बाला मैंशन है जो कि पुरअसरार दिखाई देता है। इसकी खिड़कियाँ ऐसे मालूम होती है जैसे कोई आ आँखें फाड़ कर देख रहा हो और इसके इर्द-गिर्द वीराना है और कुछ बोसीदा दरख्तों के तने हैं और इसके घर के सामने एक गंदला तालाब है। घर के दरमियान में एक बड़ी-सी दरार है जो कि घर को 2 हिस्सों में तक़सीम किए हुए है। ये तमाम चीज़ें एक अजीब-सा खौफ फैलाए हुए थी। इस माहौल में ने दास्तान गो के ऊपर एक अजीब-सा खौफ डाला, अगरचे ये घर अभी तक खड़ा था लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये ज़मीन बोस हो जाएगा। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो रोड्रिक का घर था, उसकी क्या हालत थी? रोड्रिक का घर एक पुरअसरार, ये जो पॉइंट मैंने हाइलाइट किया हुआ ना, पुरअसरार पुरअसरार दिखाई देता था। क्यों पुरअसरार बनने के खौफ सा, मतलब पुरअसरार मतलब कि डरावना दिखाई इसलिए देता था कि उसकी खिड़कियाँ ऐसे मालूम होती जैसे आँखें फाड़ कर देख रही, पुराना था, वो सीधा था, ठीक है ना? वो सीधा दरख्तों के तने उसके उसमें थे और घर के सामने एक गंदला तालाब था, ठीक है ना? ये आपने याद रखनी चीज़ें और एक बड़ी-सी दरार थी, दरार जो घर को 2 हिस्सों में तक़सीम कर रही थी और अजीब-सा कैफ़ियत फैली हुई थी और माहौल से तो ऐसा लग रहा था जैसा वो घर अभी गिरने लगा है, ठीक है ना? ज़मीन बोस हो जाएगा, ठीक है ना?
आप आगे चलते हैं। दास्तान गो जैसे ही घर के सामने पहुंचा, एक नौकर ने इसे घर के अंदर ले गया और अंदर के हालात भी मुसीदगी का मंजर पेश कर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि दास्तान गो को किसने रिसीव किया? नौकर ने रिसीव किया। किसके नौकर ने रिसीव किया? जो रोड्रिक ने रोड्रिक ओशर के जो नौकर ने उसको रिसीव किया और उसको घर के अंदर ले गया। और घर की हालत के अंदर से कैसी थी? बोसीदा थी, जैसे बाहर से थी वो वैसी थी। ये यहाँ से देखे ना चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। आगे चलते हैं। वो खानदानी फिजिशियन से मिला जिसके चेहरे के नकोश पर में पुरअसरारियत और उलझन मिली जुली दिखाई दे रही थी। खानदानी फिजिशियन उधर था जो उसको मेरे कर उसको चेक कर रहा था, रोड्री को। वो उसकी जो दास्तान गो ने उसको देखा था तो उसके चेहरे पर पुरअसरारियत, जैसे वो भी यानी कि डरावना लग रहा हो, उलझन मिली जुली दिखाई दे रही थी। नौकर ने मालिक को इसके आने की खबर दी। अब नौकर ने जब उसको रिसीव किया ना, दासन गो को, उसने क्या किया? उसने अपने मालिक को, रोड्री को कहा कि दासन गो जानी वो आ गए हैं। जिस कमरे में वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, वहां पर किताबें और मौसीकी के आलात बिखरे पड़े थे। अब क्या, जो रोड्रिक था वो अपने दोस्त का अपने कमरे में बैठ के इंतजार कर, लेकिन कमरे की हालत ऐसी थी कि वहां पे किताबें और मौसीकी के आलात बिखरे हुए थे। और इसे हवा में ऐसे मायूसी का अंसर महसूस हुआ और इस पर एक अजीब सी उदासी छा गई। ठीक है ना? क्या हुआ, राजस्थान गो पर एक ना हवा में ऐसी, यानी कि वहाँ की आबो हवा में एक ऐसा मायूसी का अंसर, यानी कि उसमें नहुसत फैली हुई थी, जिस पर उस पर एक अजीब सी उदासी छा गई। यूशर एक सोफे पर बैठा हुआ था और इससे उठकर पुरतपाक अंदाज में मिला। फिर वो वहां पर बैठकर बातें करने लगे। इसकी आंखें, इसका चेहरा और तमाम खदोखाल पर इसकी बीमारी के असरात वाज़ेह थे। अब यहाँ पे भी सवाल एक पैदा होता है कि जो उशर है, यानी कि रोड्रिक उशर जो है, यूशर कह लें या उशर कह लें, रोड्रिक यूशर जो है वो कैसे मिला? पुरतपाक तरीके से मिला, ठीक है ना? और जब दास्त वो यूशर से मिला तो वो उसको कैसा फील हुआ? तो दास्त खान को कैसा फील हुआ? दास्त खान ने जब रोड्रिक यूशर को देखा तो उसको, यानी कि उसकी आंखों से और उसके चेहरे से, तमाम खदोखाल से उसकी बीमारी के असरात वाज़ेह थे। ये आपने देना जवाब। अच्छा, इसकी बदली हुई आवाज़ और अजीब से रवैये ने इसे हैरान कर दिया और उसकी रूह को चैनी पर बेचैन हो गया। मतलब कि उसके उस रवैये पर ना, उसकी मैंने मतलब कि उसकी बदली हुई आवाज़, उसकी आवाज़ और अजीब रवैये ने हैरान कर दिया किसको? दास्तनगो को, और उसकी रूह की बेचैनी पर बेचैन हो गया। मतलब उसकी तबीयत को देख कर ना वो खुद बेचैन हो गया, दास्तनगो जो अपने दोस्त को मिलने गया था। यूसुफ ने कहा कि मैं जल्द मर जाऊंगा। अब रोड्रिक यूसुफ जिसने खत लिखा था दास्तन को, उसको ये कह रहा है, जब वो मिलने आया उसको, तो कह रहा है कि मैं जल्द मर जाऊंगा और मुझे इस मालूम गलती की वजह से मर जाना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो वक्त करीब है कि जब मैं जिंदगी को छोड़ जाऊंगा। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यूसुफ ने दास्त खान को जब मिला तो दास्त खान को उसने क्या कहा? मरने के बारे में उसके क्या कहा? यूसुफ ने ये दास्त खान को कहा, मैं जल्द मर जाऊंगा, मैं इस मालूम गलती की वजह से मरना चाहता हूँ, मरना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो वक्त करीब है जब मैं जिंदगी छोड़कर मर जाऊंगा। उसने बस सिंपल इतना कहा कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरा वक्त करीब आने वाला है और मेरी जो गलती हुई उसकी वजह से मुझे मर जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहता है जी? अच्छा जी, रोड्रिक ने तवील अरसे से अपने आप को इस घर में कैद कर रखा है। वो एक खौफ का शिकार है, मौत का खौफ। अब रोड्रिक किस चीज़ का शिकार है? मौत का खौफ का शिकार है। ठीक है ना? खौफ का शिकार है। खौफ कौन सा? मौत का खौफ। मतलब उसको कि मैं मर जाऊँगा, मैं अभी मरने लगा हूँ, कल मरने लगा हूँ, ऐसे उस पे खौफ तारी था। ये ज़हनी बीमारी दरअसल इसे अपनी जुड़वा बहन मैडलीन से मिली थी। मैडलीन से मिली थी। ये जो बीमारी ना, जो मौत के खौफ की, ये उसकी अपनी बहन मैडलीन से मिली थी। अब मैडलीन, ये दोनों जुड़वा बहन ट्विन बहन भाई थे, ट्विन इकट्ठे पैदा हुए थे। ये उससे इसको मिली थी, उसको भी ये थी। ठीक है ना? मैडलीन को भी ये बीमारी थी जो मौत के खौफ वाले। मैडलीन की बीमारी को अक्सर डॉक्टर समझ ना सके और उन्होंने इसे कैटलैपिक
किरदार का नाम दे दिया, कैटालेपिक किरदार का नाम दे दिया। ये दर हकीकत एक ज़हनी बीमारी है। कैटालेपिक क्या होती है? एक ज़हनी बीमारी होती है जिसमें मुब्तला शख्स अक्सर कुछ वक़्त के लिए वक़्त के लिए सकते में चला जाता है। इसमें क्या होता है, कैटालिपिक में जो मरीज़ होता है वो सकते में चला जाता है। दास्तन गो अपने दोस्त के साथ कुछ दिन गुज़ारता है। अब दास्तन गो क्या करता है, वो अपने दोस्त के साथ कुछ दिन गुज़ारता है और इसे माली खौलियातीपन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस खौफ से, उस किरदार से उसको निकालने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त को मौसीकी, अदब और फ़न मुसव्वरी में मशगूल करके इसे इस ज़हनी खौफ से बाहर लाने की कोशिश करता है। ठीक है? अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो दास्तन गो है, स्टोरी टेलर है, उसने क्या कोशिश की अपने दोस्त को इस कैफ़ियत से, उस खौफ़ज़दा कैफ़ियत से बाहर लाने की। आप लिख सकते हैं कि उसने उसको अपने दोस्त को मौसीकी, अदब और फ़न्नी मुसव्वरी में मशगूल करके इसे अपने ज़हनी खौफ से बाहर लाने की कोशिश की। ठीक है ना? मौसीकी, अदब और फ़न मुसव्वरी में मशगूल करके। तस्वीरें हम दिखाई होंगी और मौसीकी अदब के बारे में बातें-शातें की होंगी, तो उसके बारे में उसको उसमें बिज़ी करके लाने की कोशिश की। रोडिक मुसन्नफ़ को बताता है, अब रोडिक जो है वो मुसन्नफ़ को बताता है कि इसके घर में एक अजीब पुरअसरारियत है। अब रोड्रिक ने बताया कि अपने घर में रोडिक अपने घर के बारे में बता रहा है किसको, मुसन्नफ़ को, स्टोरी टेलर को, दास्तान गो को। इसका घर इंसानों की तरह एहसासात रखता है। जैसे इंसान सोचते हैं, देखते हैं, फ़ील करते हैं, उसी तरह वो कहता है कि ये इंसानों की तरह एहसासात रखता है, जो कि अपने मकीनों पर असरअंदाज़ होते हैं। मतलब कि जो इसमें रहता है उस पर वो इसके एहसासात भी असरअंदाज़ होते हैं। रोड्रिक दास्तान को ये भी बताता है कि इसके और इसकी बहन के दरमियान एक अजीब-सा तल्लुक़ है। वो अजीब-सा तल्लुक़ है। वो उसने बताया कि उसकी और उसकी बहन के दरमियान एक अजीब-सा तल्लुक़ है। वो एक पुरअसरार तरीके से गुफ्तगू करते हैं। रोड्रिक और दास्तान गो दोनों मिलकर बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और एक दिन बयानकार के दोस्त ने इसे बताया कि इसकी बहन मैडेलिन मर चुकी है। एक दिन एक दिन उसने कहा, एक दिन बयानकार के दोस्त ने, बयानकार कौन है? जो जो दास्तान गो स्टोरी टेलर, जो स्टोरी ये लिख रहा है कि के दोस्त ने इसे बताया कि इसकी बहन मैडेलिन मर चुकी है। मैडेलिन मर चुकी है। अब उसके दोस्त कौन-सा, रोड्रिक ने बताया उसको कि उसकी बहन मर चुकी है। इसने दास्तान गो से मिन्नत की कि वो मैडेलिन की तदफ़ीन में इसकी मदद करे। और देखो ना, वो अब उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाकर उसने बातें की। वो उसको बताया कि मैं शदीद यानी कि ज़हनी बीमारी में मुब्तला हूँ। मुझे मौत का खौफ, जो डर है वो लगा रहता है। और फिर उसके दोस्त ने कोशिश की उसको मौसीकी, अदब और फ़न मुसव्वरी में मशगूल करने की कोशिश की, उसको चीज़ कैफ़ियत से लाने की कोशिश की। फिर उसने बताया अपने दोस्त को, मेरा जो घर है वो पूरे असरारियत से में मुब्तला है घर भी, और घर इंसानों की तरह एहसासात रखता है, मकीनों पर इसके असरात होते हैं। और रोड्रिक दास्तान को ये भी बताता है कि इसकी बहन के दरमियान इसका एक तल्लुक़ है। वो एक पुरअसरार तरीके से गुफ्तगू करते हैं। और रोड्रिक दास्तान को ये भी बताता है, दोनों मिलकर बहुत सी किताबें पढ़ते हैं। और एक दिन बयानकार, यानी कि जो बयानकार, जो यूशर है, यूशर, वो बयानकार के दोस्त ने इसे बताया कि इसकी बहन मैडेलिन मर चुकी है। रोड्रिक ने बताया बयानकार को, दास्तान को, कि उसकी बहन मर चुकी है। इस दास्तान गो से मिन्नत की कि वो मैडेलिन की तदफ़ीन में इसकी मदद करे। बात एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई थी कि वो इसका मतलब उसकी जो बहन थी वो मर चुकी थी। वो क्या थी? उसकी मर चुकी थी। उसकी तदफ़ीन के लिए, यानी कि मतलब कि उसने उसको बुलाया। वो मैडेलिन को वक़्ती तौर पर दफ़न करना चाहते थे, ताकि वो बाद में इसकी साइंसी तहक़ीक़ करके निकाला जा सके। दास्तान गो और रोड्रिक ने मैडेलिन की लाश पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट और सुर्ख़ी महसूस की। अब दोनों ने उसको दफ़नाया, ठीक है ना? और रोड्रिक ने भी और मैडेलिन ने, दोनों ने, जो उसकी रोड्रिक की सिस्टर थी, उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। ठीक है ना? आगे चलते हैं। मैडेलिन ये कितना रह गया है, बस थोड़ा-सा 2 पैरे रह गए। मैडेलिन की तदफ़ीन के चंद रोज़ के बाद
जब उसको दफना दिया उसके चंद रोज़ बाद दास्तान गो ने अपने दोस्त में एक अजीब-सी तब्दीली महसूस की। अब दास्तान गो ने अपने दोस्त रोड्रिक में एक अजीब-सी तब्दीली महसूस की। वो अजीब-सी कौन-सी तब्दीली महसूस की? इसके चेहरे पर खौफ के आसार पहले से भी ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। खौफ ज़्यादा हो गया उसके चेहरे पर। वो किसी बदरूह की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहता था, बदरूह की तरह। एक कमरे से दूसरे बेचैन हो जाता। इसके बाद हवासी में गैर मामूली इज़ाफ़ा हो गया। गैर मामूली इज़ाफ़ा उसके बाद हवासी में बदहवास सा हो गया, हाथ-पैर छोड़ जाता जो, बंदा मैं अभी गया, मरने लगा, खामखा की अजीब-अजीब सी बातें करने लगा। दास्तान गो को कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो समझा कि शायद ये आवाज़ें इर्द-गिर्द के बोसीदा तारीक और उदास माहौल की वजह से है। रोड्रिक और दास्तान गो को कई रोज़ तक यही अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनते रहे। दोनों रोड्रिक और दास्तान दोनों ये आवाज़ें अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनते रहे। अब हुआ क्या आगे चलते हैं। एक रात तूफ़ान आया, शदीद आंधी और गर्द चमक के साथ रोड्रिक और दास्तान गो दोनों खौफ़ज़दा हो गए। ऐसा तूफ़ान आया जिससे आंधी भी आई, गर्द चमक भी हुई, बिजली भी चमकी। उसकी वजह से जो रोड्रिक और दास्तान गो दोनों क्या हो गए? खौफ़ज़दा हो गए। दोनों बहुत खौफ़ज़दा थे। इसी खौफ़ के असर से निकलने के लिए और रात गुज़ारने के लिए दास्तान गो ने सोचा कि कोई किताब पढ़ ली जाए। तो उन्होंने रात देख अब सोचा कि इस खौफ़ज़दा माहौल से निकलने के लिए, रात को गुज़ारने के लिए हमें कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए, ये सोचा। दास्तान गो ने रोड्रिक की पसंदीदा किताब मैथर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उन्होंने महसूस किया कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, इसकी आवाज़ें इन्हें सुनाई दे रही हैं। वो जो पढ़ रहे थे उसी तरह वो महसूस अपने माहौल में महसूस करते थे। इस कहानी में होने वाले वाक़यात की आवाज़ों की गूंज इनको आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। जैसे-जैसे तूफ़ान शदीद होता गया, वो आवाज़ें बुलंद होती गई। फिर यकायक एक ज़ोरदार गरज के साथ साथ गरज के साथ मैडेलिन इसके सामने आ गई। क्या हुआ? मैडेलिन उसके सामने आ गई। किसके सामने? वो उसके दास्तान गो और उसके रोड्रिक और इसको देखकर हैरान रह गए दोनों, और वो दोबारा ज़िंदा हो गई। वो सामने क्यों आ गई और दोबारा ज़िंदा हो गई? या ये इसका भूत था, या ये उसका भूत था, लेकिन दोनों को दिखाई दे रहा था। वो दोनों इसी शक-व-पाज में मुब्तला थे कि ये या दोबारा ज़िंदा हो गई है या ये इसका भूत है। मैडेलिन आगे बढ़ी और खुद को रोड्रिक पर गिरा दिया, जिससे खौफ से मर गया जिससे वो खौफ से मर गया। दास्तान गो के सामने रोड्रिक और मैडिसन की नाशें पड़ी थी। दास्तान गो ने खौफज़दा होकर घर से बाहर दौड़ लगा दी और इसी लम्हे इसके सामने बुलंद वाला घर 2 टुकड़े होकर तालाब में ज़मीन बोस हो गया। 2 टुकड़े मतलब वो दरमियान में दरार थी ना, उसकी वजह से वो 2 टुकड़ों में ज़मीन बोस हो गया तालाब में, जो तालाब था साथ। ले जनाब, इसमें मैंने इसको ऐसे पढ़ा है कि इसके तमाम सवालात और जवाबात आपको याद हो जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी और इसको आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगा। अब मैं इसका खुलासा बयान करता हूँ। खुलासा ये था कि शुरू से इसका ये था कि ये द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूशुअल, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो दास्तान वो ये बताता है कि मुझे एक ख़त मिला। उस ख़त में जो कि रोड्रिक ने लिखा था, उसका दोस्त था, उसको वो ज़्यादा बेहतर नहीं जानता था। लेकिन उसके वो फ़ैमिली के बारे में जानता था कि फ़ैमिली उसकी अच्छी है, वो खैराती कामों में और मौसीकी के अदब में अपने खिदमात अंजाम दे चुकी है। अच्छा, रोड्रिक ने दास्तान गो को ख़त लिखा। रोड्रिक ने दास्तान गो को जब ख़त लिखा कि तुम मुझे मिलने आओ, मैं ज़हनी कैफ़ियत में मुब्तला हूँ, हालात में मेरी ज़हनी कैफ़ियत ठीक नहीं है, मुझे ज़हनी बीमारी में मुब्तला हूँ। तो इस ख़त ने क्या किया, जो दास्तान गो को बड़ा मुतासिर किया, वो उस ख़त की वजह से उससे मिलने चला गया। जब मिलने गया तो उसने उसके घर गया, तो घर को देखा तो काफ़ी पोशीदा हालत थी घर की। घर बाहर से ऐसे था जैसे पुरअसरारियत उसकी खौफ़ज़दा बंदा देख के खौफ़ज़दा हो जाए, जैसे उधर कोई भी मनहूसत फैली हो। घर में दरमियान में एक दरार थी, ये मैं आपको वैसे सुना रहा हूँ, ठीक है ना? घर में एक दरार थी जो घर को 2 हिस्सों में तक़सीम कर रही थी। बाहर तालाब था, गंदला तालाब था, ठीक है? अब घर को देख के ऐसा लगता था कि ये अभी ज़मीन बोस हो जाएगा, ठीक है ना? उसके साथ ही जब वो पहुँचा, देखता खड़ा देखता ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है।
साथ ही नौकर आ जाता है उसका, नौकर उसको रिसीव करता है, अंदर ले जाता है रोड्रिक का और अपने मालिक को बताता है रोड्रिक को कि बाहर जो दातन गो आया है वो फिर पुरतपाक तरीके से उसको मिलता है दातन गो को रोड्रिक मिलता है और उसको बताता है कि अपने हालात बारे अपनी कैफियत के बारे में और उसको कहता है कि मुझे ना मौत का खौफ है, मुझे डर लगता है मौत कि मैं मर जाऊँगा, कि मैं कुछ अर्सा यही ज़िंदा रहूँगा, मुझे लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया से जल्दी चला जाऊँगा। अब रोड्रिक जो दासनन गो को उसको इस कैफियत से बाहर लाने के लिए कोशिश करता है, उसको मौसीकी अदब में मुतला सुनाता है, रखता है, इन्वॉल्व करता है और उसको पढ़ने में बुक्स पढ़ने में उसको बिज़ी रखता है ताकि वो बाहर आ सके। अब रोड्रिक बताता है कि दासुन गोकू के उसकी बहन को जो एक बीमारी थी डॉक्टर उसका पता नहीं लगा सके थे। वो बीमारी थी उसको जो बीमारी थी वो थी सुरा कैटालैपिक्स मैं तो बताता हूँ हाँ, कैटालैपिक कैटालैपिक बीमारी थी। ये एक ज़हनी बीमारी होती है जिसमें बंदा को सकता होता है और वो क्या होता है सकते में मुब्तला हो जाता है, बेहोश हो जाता है कुछ दिन उसमें अब सुरा वो उसको ज़हनी बीमारी इसको कहते हैं, सकते में चला जाता है इंसान, ठीक है? और खौफ़-ज़दा वाली कैफ़ियत उसको हो जाती है। अब वो जो रोड्रिक ये भी बताता है कि जो ना उसकी जो बहन है ना वो कहता है कि मेरी बहन जो है ना मर चुकी है और मैं ना इसको दफ़नाना चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो कि हम उसको आर्ज़ी तौर पे दफ़नाना चाहते हैं, ताकि उसका बाद में ना कोई उसका हम ना साइंटिफ़िक मुआयना करवा सकें, देख सकें क्या तहकीक करवा सकें, इसको क्या था। तो वो उसको दफ़नाते हैं दोनों मिलकर और उसको उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखते हैं दोनों रोड्रिक की बहन पर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी। तो उसके बाद एक ऐसा दिन होता है वो पढ़ रहे होते हैं बैठ के तो घर में ना बास में ज़ोरदार तूफ़ान, आँधी, बिजली गरजती है। तो वो बड़े खौफ़ज़दा हो जाते हैं और वो फिर वो उस चीज़ को यानी कि इस चीज़ से यानी कि गुज़रने के लिए अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? वो बुक्स कौन-सी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये मैड थ्रस्ट पढ़ना शुरू करते हैं, मैड थ्रस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये लिखा हुआ है। तो उसको जैसे पढ़ते हैं वैसे ही जैसे जो मैड थ्रस्ट में लिखा होता है वही यानी कि वो बाहर से आवाज़ें वैसी आनी शुरू हो जाती है और वो सुनते हैं और इतने में क्या होता है कि बारिश तूफ़ान से मज़ीद तेज़ हो जाता है और उसकी जो बहन है मैडेलिन जो है, वो आ जाती है, नमूदार हो जाती है। वो दोनों को ऐसा लगता है कि या तो ये दोबारा ज़िंदा हो गई है या ये तो उसका तूफ़ान है भूत है। तो वो थोड़ी देर बाद वो जो मैडेलिन है, वो अपने भाई रोड्रिक के ऊपर गिरती है और उसको ना यानी कि उससे उसकी मौत हो जाती है और जो दास गंगो है, वो खौफ़ज़दा होकर घर से बाहर निकलता है और दौड़ जाता है। इतने में जब जैसे ही वो निकलता है, दौड़ता है, पीछे से घर है उसका 2 टुकड़ों में तालाब में गिर जाता है और ज़मीन बोस हो जाता है। ये थी जनाब कहानी मुझे तो याद भी हो गया आपको सुनाते-सुनाते, अब आप ही याद कर लें, ठीक है? अब आ जाए जो ये इसमें सारे क्वेश्चन मैंने जो आगे करवाने हैं ना ये क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। अब आपने अपने अल्फाज़ में इसको बयान भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या हुआ था? तो आप बता नहीं सकते क्या हुआ था? अपने अल्फाज़ में। आप लिख सकते हैं, अपने अल्फाज़ में मैं बोल रहा हूँ। इन द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूशर देयर वाज़ मेन 3 कैरेक्टर्स द रोड्रिक एंड द स्टोरी टेलर्स दास्तान गो जिसको कहते हैं एंड द मैडेलिन द सिस्टर ऑफ द रोड्रिक। The Roderick was involved in the fear of the death, and he under the heavy stress, and he's afraid of मौत वो मौत का उसको खतरा था कि मैं मर जाऊंगा तो ठीक है ना आप लिख सकते हैं बाद में लिखना ही रोड अ लेटर टू हिज फ्रेंड दातन को टू कम टू हिम टू कम टू हिज हाउस एंड स्पेंड हिज टाइम विद हिम इस तरह से ठीक है ना एंड देन when the story writer went to the house of the Roderick they both spend time with each other and the storyteller doesn't go try to uh,
try to get out of the Roderick from the feeling of the fearness and depression, mentally depression of the Roderick. उसको उसमें से निकालने की कोशिश की, और उसमें ये आपको बता दें कि जो इस तरह से Roderick also told the storyteller Dasmo that his sister Madeline was also involved in the mental disease kya kehte hain cataleptic, and cataleptic he is and he also said she has been died, and after that after that Roderick told, said and requested the storyteller Dasan go request कि he should help him to bury his sister, bury his sister. ठीक है ना, उसको दफनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ। तो they both buried the मैडलिन को बरी किया, टेम्परेरीली आर्जी तौर पे उसको कर दिया। आफ्टर दैट after passage of some time, passage of some days, the heavy storm begins, and heavy rain started, and this environment frightened the storyteller and दासनगो को, and उसको क्या है कि उसका रेडरी को खौफजदा कर दिया। In the meanwhile, the Madeline became in front of the Roderick and Dastango. They became frightened, वो खौफजदा हो गए, and they thought either he is alive, or is भूत यानी कि जो उसका जो भूत है, या तो वो भूत है या वो दोबारा जिंदा होकर वो वापस आ गया। She again became alive after death. ये ऐसे कह सकते हैं। Then meanwhile the Madeline fell on the Roderick, and Roderick became dead, and जो दास्तान become a friend, and he ran outside of the house, as he left the home, the house of the usurer fell down into two pieces, and fell into into the polluted pond. ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको, आप इस तरह से लिख सकते हैं जनाब। ये सारा मैंने इसमें बता दिया, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, जो सारा समझाया, वो आपने इसी तरह करना है। ठीक है ना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। बड़ी पैराग्राफ को देख के उसको आप खौफजदा ना हो जाया करें। अच्छा, आगे तो ना उसने कहा कि व्हाट वाज द राइटर is intention in choosing such title discuss। उसने कहा कि मुसन्नफ के इस तरह का इनवान चुनने की वजह क्या थी। हाउस ऑफ द उशर, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर, सुन क्या तो आप लिख सकते हैं, मैं तो पढ़ के सुना देता हूँ। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी विच हैज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। इसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती है। फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्ट रैक, मलून तबाही का एक था। फर्स्ट इसका जो कंसेप्ट था ऑफ एक्चुअल फिजिकल बिल्डिंग ऑफ द हाउस ऑफ द उशर। एक तो एक्चुअली उसका एक तो कंसेप्ट है ना, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर, के उशर के घर का गिरना। एक तो इसका ये फिजिकल मतलब ये है, एंड द मेटाफोरिकल तारिया, जो इसका मतलब ये डिक्लाइन ऑफ द फैमिली लिंकेज ऑफ द उशर, जो उसकी फैमिली का खत्म हो जाना, मतलब कि उसका पहले वालिदैन फौत हो गए, फिर उसकी बहन खत्म हो गई, फिर वो खत्म हो गया। ये उसका दूसरा मतलब फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर का मतलब ये हो गया। द स्मॉल
Fisher the rod on the great mansion of the usher, which the narrator observes upon his first arrival, foreshadows the fall, the fall of the houses and the fall of the usher. क्या हो गया? फॉल ऑफ द असुर, ये मतलब कि उशर का ख़त्म हो जाना, घर का ख़त्म हो जाना और उसका यानी कि उनकी फैमिली का ख़त्म हो जाना, ये इसकी सारी इंटरप्रिटेशन बताया। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द फिज़िकल एडिफिस ऑफ द यूशर एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, मतलब कि इनहैबिटेंट्स का मतलब कि यूशर का, रोड्री का, रोड्री का और रोड्री यूशर का और उसकी बहन का और उसके वालिदैन का ख़त्म हो जाना, ये यानी कि एक फ़ॉल था ऑफ द हाउस, मतलब कि उसकी यानी कि जो उसका कह सकते हैं उनकी पूरी यानी कि जो फैमिली लिंकेज है वही ख़त्म हो गया। आप इसका मतलब ये लिख इसमें बता दें, पूरी फैमिली का ख़त्म हो जाना, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। आगे आगे वाला क्वेश्चन आप ये कर लें कि डू यू एग्री दैट द राइटर हैज़ डन जस्टिस विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? क्या आप समझते हैं कि मुसन्निफ ने कहानी के इख्तिताम के साथ इंसाफ किया? आप इसमें लिख सकते हैं इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं बिफोर जस्ट एंडिंग, ये वाला पैरा, जस्ट बिफोर द एंडिंग सम ऑफ द फ्रिकी सीन्स सच एज मेडलिन डेथ, हर आप ये कह सकते हैं कि उसने वाकई इंसाफ किया। इंसाफ क्या, इसका मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं कि कहानी का ये इख्तिताम सबसे मुनासिब था? जी बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि मुनासिब क्यों था? मुनासिब इसलिए था या ये 3 तरह के सवाल है ना, क्या दी फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूसर के इख्तिताम पर बहस करें, ये भी है। ये इस तरह से सवाल आ जाए फिर भी आपने यही जवाब देना है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, या ये आ जाए कि इख्तिताम सबसे मुनासिब था, तो ये भी इसका भी जवाब जो मैं बताने लगा हूँ वो देना है कि इख्तिताम के इंसाफ के साथ इंसाफ किया या नहीं किया, इसका भी जवाब वही है जो मैंने देने लगा हूँ। अब देखें जो राइटर ने ना, मुसन्निफ ने इंसाफ किया है। इंसाफ ऐसे किया है कि उसने जो स्टोरी शुरू की है ना, उसको उसका प्रॉपर एंड भी किया है। प्रॉपर एंड उसने बताया कि जो रोड्रिक था वो एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला था, उसकी सिस्टर भी थी और उसकी सिस्टर मार चुकी थी, उसको दफनाने गए तो उसके बाद वो ज़िंदा हो के वो आ गई। एक्चुअली ये क्या था कि वो जो ज़हनी बीमारी में मुब्तला था, माली खोलिया की बीमारी में मुब्तला था, तो उसकी वजह से ये क्या था, वो उसको वो मौत नज़र आती थी और मौत उसकी जो बहन की नज़र में उसको नज़र आई और वो जब उसने देखा तो वो उसके ऊपर गिर रही तो वो भी मर गया। मतलब मौत के खौफ की वजह से वो मर गया और उसका प्रॉपर एंड किया। और जब वो बाहर निकला राइटर तो उसके जो दांत में हाउस गिर गया तो टुकड़ों में सीधा हो गया। इस तरह से दास्तान जो था उस फैमिली की खत्म हो गई, मतलब कि प्रॉपर एंड भी हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। इसके ये लिख के कह सकते हैं यस द मुसन्निफ ने इसका प्रॉपर एंड किया। और इस आप क्या समझते हैं कि कहानी का ये इख्तिताम सबसे मुनासिब था? यस मुनासिब था। आप ये लिख के ना यस ये इट इज़ अ प्रॉपर, डू यू थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल एंडिंग ऑफ द स्टोरी? यस दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल एंडिंग ऑफ द स्टोरी, लिख के और आगे लिख देना है कि जो मैंने आपको बताया कि उसने मुसन्निफ ने इंसाफ किया। एट व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज लेडी मेडलिन सफरिंग फ्रॉम? वो थी मेडलिन जो किस बीमारी में मुब्तला थी? वो कैटालिपिक बीमारी में मुब्तला थी, ज़हनी बीमारी कैटालिपिक बीमारी में मुब्तला थी। इधर उन्होंने जिक्र भी किया होगा, कैटालिपिक बीमारी में मुब्तला थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे मैं आपको बताता हूँ, आपके ख्याल में क्या मेडलिन का वजूद है या वो रोड्रिक के ज़हन के इख्तराज है? ये देखो ना, ज़हन के इख्तराज है। या डू यू थिंक दैट डज मेडलिन रियली एग्जिस्ट और डज शी ए मेयर मैनिफेस्टेटिंग ऑफ रोड्रिक इनर फियर? एक्चुअली ये क्या था, ये रोड्रिक का इनर फियर था, क्योंकि जो रोड्रिक को जो बीमारी मिली थी ना, ज़हनी दबाव वाली, ज़हनी जो प्रेशर वाली, ये फियर वाली, उसको अपनी बहन से मिली थी, वो उसी बीमारी में ख़त्म हो गई थी। तो अब वो मर चुकी थी। अब वो उसको आना वो क्या था, उसको नज़र आना, वो इसका इनर था, वो इसका इनर था, वो उसको खौफ था कि मैं भी उसी तरह मर जाऊँगा जैसे वो मर गई है। फिर वो उसी को देखता है अपनी मौत को अपने उसकी शक्ल में, तो वो उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी में मेडलिन के किरदार की अहमियत बयान करें।
अब मैडेलिन के किरदार की अहमियत क्या है? मैडेलिन के किरदार की अहमियत ये बहुत अहम है। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैडेलिन जो इतने वो कैटालिपिक बीमारी में मुब्तला थी, उसने अपने भाई को खौफ़ज़दा किए रखा। जो उसका भाई था बीमारी में मुब्तला था, खौफ की बीमारी में, फ़ियर ऑफ द डेथ में मुब्तला था, वो अपनी सिस्टर के ही वजह से था, ठीक है ना? और स्टोरी सारी घूमती ही मैडेलिन के यानी कि इर्द-गिर्द है, ठीक है? और मैडेलिन जो थी वो सिस्टर थी यानी कि रोड्रिक की, और रोड्रिक जो ने बीमारी ली थी वो मैडेलिन से ली थी। और मैडेलिन की जो बीमारी था उसको डॉक्टर्स सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सके थे, और जो रोड्रिक का जो डर था, खौफ था, वो मैडेलिन ही की तो वजह से था, ठीक है ना? उसके यानी कि सोच की वजह से उसके बारे में वो सोचता था, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आगे क्या कहता है। किस कदर रोड्रिक बदल गया जब उससे मिला। मुसन्नफ़ उससे मिला तो उसको किस कदर था। नरेटर जो किस कहते हैं, द नरेटर दास्ट गन गो। इन व्हाट वेज़ हैज़ रोड्रिक रोशर चेंज सिंस द नरेटर लास्ट सॉ हिम। जब रोड्रिक ने उसको देखा नरेटर को, तो वो कैसे बदल गया? या दूसरा सवाल वैसे पूछ सकता है, रोड्रिक की किरदार साज़ी किरदार साज़ी करे। रोड्रिक किरदार क्या था? रोड्रिक की ज़हनी बीमारी की दो वजूहात थी, तन्हाई और बहस करे। इस दो वजूहात थी। एक तन्हाई थी और दूसरा फ़ियर था ऑफ डेथ, ठीक है ना? ये वजह थी उसकी मौत की, उसकी बीमारी की। रोड्रिक यूशुफ़ ज़ाहिरी खुद-व-खाल उसकी खामियों और इसके रवैये को बयान करे। रोड्रिक के आपको मैंने इतनी दफ़ा अभी बता चुका हूँ, रोड्रिक की जो यूशुफ़ की ज़ाहिरी खुद-व-खाल बता देने हैं, उसकी खुद-व-खाल, उसकी वीकनेस, उसकी बीमारी, उसके चेहरे पर वो एक अजीब-सी यानी कैफ़ियत थी उसके खुद-व-खाल की, और उसकी खामियाँ ये थी कि वो जिसमें ना वो बीमारी में मुब्तला था, ठीक है ना? कौन से फ़ियर ऑफ डेथ की वजह से, और अंडर डिप्रेशन था। उसको यानी कि मौत हर वक़्त नज़र आती थी, और वो यानी कि तरह-तरह की बातें करता था, ठीक है ना? मतलब कि उसको चीज़ें नज़र आती थी, और उन चीज़ों की वजह से वो खौफ़ ज़दा था, और खौफ़ उसका सबसे बड़ा था मौत वाला। ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाउ आर रोड्रिक एंड मैडेलिन अलाइक। वो एक दूसरे से कैसे थे, यानी कि मतलब किस तरह जैसे थे, एक जैसे कैसे थे वो? रोड्रिक और मैडेलिन किस तरह एक जैसे थे? ये आप क्योंकि एक जैसे इसलिए थे कि उसको जो बीमारी थी, जो मैडेलिन को, उसकी बहन को, वो उसी से उसने ली थी, ठीक है ना? इसलिए वो एक जैसे थे। जो बीमारी उसकी बहन को थी वही उसी को होती थी, ठीक है ना? ये आप कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पो ने रोड्रिक और मैडेलिन के किरदारों को जुड़वा के तौर पर किया है। महज़ एक पो ने उसकी बात कर रहा है राइटर की। महज़ एक बहन और भाई के तौर पर नहीं। आपके ख़्याल में इसने इस तरह का इंतख़ाब क्यों किया? क्यों किया इसका इंतख़ाब? आगे सवाल है, कौन से शायद ऐसे हैं जो कि तनकीद निगारों के इस दावा का साथ देते हैं कि मैडेलिन और रोड्रिक दरहकीकत जिस्मानी और ज़हनी पहलू हैं रोड्रिक के किरदार के। हाँ, देखिए ना, रोड्रिक के किरदार एक्चुअली वो बहुत सारे इसमें स्टोरी में हमें ये भी मिलता है कि जो रोड्रिक का किरदार है ना, और मैडेलिन एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। मैडेलिन की यह क्या था, उसका खौफ था रोड्रिक का। रोड्रिक और मैडेलिन के दरमियान तल्लक को बयान करें। जो स्टोरी पढ़ी वो आपने तल्लक बयान कर देना बस। क्या मैडेलिन और रोड्रिक के खौफ की जीती जागती में शक्ल है? क्या मैडेलिन रोड्रिक के खौफ की जीती जाती शक्ल है? यस, आपने लिखना यस, ये जाती जाती शक्ल है, ठीक है? ये आगे आ गया। आगे इसका यूसुफ के घर के करीब वजह को बयान करे और इनका बयान कार पर क्या असर हुआ। यूसुफ के घर के करीब क्या जो ना करीब और ज्वार को बयान करे। मतलब उसने लिखा है यहाँ पे डिस्क्राइब द सराउंडिंग, इर्द-गिर्द को बयान करे। यूसुफ के घर को इर्द-गिर्द बयान करे। बड़ा यानी कि पूरी सरार था, खौफ ज़्यादा वहाँ पे खौफ आया करता था, ठीक है ना? ग्लूमी था, प्रिटी ग्लूमी था। और वो ऐसी बोसीदा इमारतें थी, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई नहुसत फैली हो, और डल बोरिंग था, सैडनेस थी, साउंडलेस था, बिल्कुल खामोशी थी, ऐसे आप कह सकते हैं। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द ऊशर, यूशर खौफ का संजीदा बयान है।
खौफ का संजीदा बयान है। ये जो स्टोरी खौफ का संजीदा बयान है, इस पर बहस करें। इस पर पूरी स्टोरी आपने नरेट कर देनी है। क्या आप समझते हैं कि घर रोड्रिक की ज़हनी और जिस्मानी हालत का अलामती मज़र है? यस, बिल्कुल है। ज़हनी और जिस्मानी हालत का अलामती मज़र है। यस, देखो ना उसकी जो ज़हनी और जिस्मानी हालत थी, उसी की वजह से उसके पूरे घर पर उसके असरात हैं। क्या घर के सामने वाले इसी के दराज रोड्रिक के दराज रोड रिक के ज़हनी इंतशार की अलामत है? क्या घर के सामने वाले हिस्से की दरार, जो घर के सामने दरार पड़ी थी, वो ज़हनी इंतशार की अलामत? यस, वो ज़हनी इंतशार, उसका ज़हन बँटा हुआ था। तो उसने वो अलामत है कि जो उसका जो घर था ना, वो उसका ज़हन था, वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ था, खौफ में बँटा हुआ था और भी तन्हाई में। खौफ और तन्हाई में। वो खौफ किसके था? मरने का, और तन्हाई वो अकेला था। ये था। ठीक है ना? इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये बात आप इसको ये जनाब आपका जो था खानी जोशर के घर का गिरना में पूरी सरारियत के अंसर पर बहस करें। उसका घर गिरा, वो कैसे गिरा? आपने बताना, वो स्टोरी में बताता है कि जो उसकी मेडलियन सिस्टर थी वो आती है, ठीक है? वो आती है और उसके ऊपर गिर जाती है। उसी तरह वो जो नरेटर है वो निकलता है बाहर, तो घर उसका गिर जाता है। ये पूरी सरारियत थी, ठीक है ना? उसके घर का गिरना किस तरह से कहानी सुनाने तक स्टाइल की अक्कासी करता है। बस ये वही सारी जो बातें मैंने आपको बता दी। व्हाट इज़ द सिंगल इफेक्ट ऑफ द स्टोरी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूशुअल एज ई ए Poe writes, truth is often and in many great degrees the aim of the tale। ये आपने जनाब नहीं करना, बस इसको पढ़ लेना आपने। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया स्टोरी ए से लेकर जी तक इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। ये जो आपने उर्दू में सुना है यही सारा कुछ था, यही जो मैंने उसको बार-बार बयान किया है। और इस स्टोरी में से अब मुझे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो नहीं छोड़ूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस स्टोरी को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, आपके ये काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।